हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसे मुख्य विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। अगर आप बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के अगर क्वेश्चन को देखा जाए जो पिछले साल जितने पूछे गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस विषय से, इस पॉइंट से लगभग कभी 5, कभी 6, कभी 7 इस टाइप से नंबर दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव तौर से ऐसे नंबर दिया गया है। कभी 5 नंबर पूछ दिया गया है, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर तक भी पूछा गया है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये कौन सा पॉइंट है। तो ये पॉइंट है समास। समास है। समास से प्रत्येक साल बिहार बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप 12th का हो या आप 10th का हो, ये दोनों बोर्ड एग्जाम में समास से क्वेश्चन जरूर उठाता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये जितने नंबर का पूछ ले वो आपका ही होगा। इसलिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये समास होता क्या है, समास क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि समास किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए, ये दोनों शब्द को मिला करके बनाया गया जो एक नया शब्द बना, वो भी कैसा, और सार्थक शब्द। सार्थक मतलब जिसका उसका कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं कि कोई शब्द बना दिए जिसका कोई अर्थ ना हो। यहाँ ये नहीं कहते हैं, मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए एवं सार्थक शब्द, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसके हम समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। इसमें क्या है, राजा है एक शब्द और इसमें क्या है, पुत्र है। इसका मतलब राजा और पुत्र, ये दोनों को मिलाने के बाद क्या हुआ, राजपुत्र, एक तीसरा और नया शब्द बना कि नहीं बना। अब बताइए, ये राजपुत्र जो है इसका सार्थक कोई निकलता है कि नहीं निकलता। इसका एक अर्थ निकलता है कि ये राजपुत्र है, इसका मतलब ये राजा का पुत्र है। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्या है, रसोई का घर अर्थात, रसोई मतलब खाना पकाने वाला, घर अर्थात क्या होगा, रसोई घर। एक शब्द आपको रसोई हो गया और दूसरा शब्द आपको क्या हो गया, घर हो गया। रसोई और ये विभक्ति जो है समास में क्या होते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं। तो रसोई का घर अर्थात एक नए सार्थक शब्द निकला कि नहीं निकला। यहाँ पे क्या कहते हैं, नए और सार्थक शब्द ना। तो ये क्या हो गया, रसोई घर। रसोई घर का अर्थ क्या हो गया, जहाँ पे हम खाना पीना बनाते हैं उसे ही तो रसोई घर कहते हैं ना। एक नया शब्द बन गया, मतलब 2 शब्दों के मेल से जो नए एवं सार्थक शब्द निकलते हैं उसे हम समास कहते हैं। बस इसका परिभाषा यही होगा। अब क्या है, समास के कितने भेद होते हैं। आखिर ये समास तो हमने जान गए कि 2 नए शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बना लिए और वो भी सार्थक होना चाहिए, उसको समास कहते हैं। आखिर ये समास कितने प्रकार के होते हैं। तो ये समास जो है ना 6 मतलब समास के 6 भेद होते हैं। या इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास और 5वां है द्वंद्व समास और छठा क्या है, द्विगु समास। मतलब समास के 6 भेद होते हैं। ये समास जो है ना ये 6 भाई है। एगो का नाम क्या है, अवयवी भाव, दूसरा का नाम है तत्पुरुष और तीसरा का नाम है कर्मधारय, चौथा का नाम है बहुव्रीहि, 5वां का नाम है द्वंद्व समास और छठा का क्या नाम है, द्विगु। मतलब ये 6 भाई है, 6 का नाम यहाँ दिया गया है। देखिए ये सभी नामों में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। अब समझते हैं कि ये अवयवी भाव समास क्या है।
अवयवी भाव समास वह समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। क्या कहते हैं कि वह समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, मतलब पहले की पद जो है ना उसकी प्रधानता हो, और सामसिक या समास पद अवयव हो। क्या कहते हैं? सामसिक या समास जो उसका पद होगा वो क्या होगा? अवयव हो, उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ क्या है? समास पद या सामसिक। सामसिक देखिए यहाँ क्या है? सामसिक है। अब आपके माइंड में आते होंगे कि आखिर ये सामसिक या ये समास, ये सामसिक शब्द किसे कहते हैं, ये क्या होता है? तो सामसिक शब्द वैसे शब्द जो समास के नियमों से बना होता है, या वैसे शब्द जो समास के नियमों को पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामसिक या समास पद कहते हैं। तो क्या है? अवयव हो, उसका क्या है? अवयव। जैसे उसे हम क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास कहा जाता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म आदि। देखिए यहाँ क्या है? अवयव हो, वैसे समास जिसके प्रथम पद अवयव हो, या वैसे समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, मतलब पहले की पद को क्या होता है? प्रधानता होती है। यहाँ प्रतिदिन है, इसमें पहले का शब्द क्या हुआ? ये प्रति हुआ। अगर इसका प्रधानता होता है तो वो समास को हम अवयवी भाव कहते हैं। देखिए यहाँ आपको नहीं लगता है कि अवयव मतलब होता है कि कोई दोष या गुण रहता है? जैसे यहाँ क्या है? प्रतिदिन मतलब दिन पर दिन। दिन पर दिन मतलब नहीं कहते कि तुम्हारा आदत ही है कि दिन पर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहता है। इसका मतलब कुछ न कुछ उसमें कमियां या अच्छाइयां है। दिन पर दिन नहीं लगता है कि अवयव से मतलब कुछ न कुछ कमियां या अच्छाई प्रत्येक दिन। यहाँ क्या है? दिन पर दिन, यानी प्रत्येक दिन का नहीं बोलते तुम्हारा रीति रिवाज ही है, प्रत्येक दिन का तू किसी से झगड़ा कर लेगा या ये कर लेगा, दिन पर दिन तू बिगड़ते जा रहा है, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? प्रतिदिन, दिन पर दिन। तो क्या होगा? ये प्रति अवयव है ना, मतलब एक दिन का नहीं है, दिन पर दिन का है। तो अवयव आया कि नहीं आया? ये प्रति क्या? अवयव आया। दूसरा क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या कहते हैं? नहीं सुने होंगे कि कोई अगर किसी को कहते हैं कि काम, मतलब ये मेरा काम कर दो, ना बोलते हैं कि जितना शक्ति होगा उतने न करेंगे, मतलब करने से पहले वो अनुमान लगाता है कि ये काम मेरे से होने वाला नहीं है। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई दोष है। इसका कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई दोष है। हुआ कि नहीं है? अब हमने बोले कि कोई काम करो, बोलता है कि जितना शक्ति होगा हमने उतने न करेंगे, मतलब करने से पहले उन्होंने मतलब जीवन ही हार दिया कि ऐसे ऐसे होता है। इसका मतलब यथाशक्ति, इसका मतलब कोई ना कोई अवयव है, इसका मतलब कोई ना कोई दोष गुण है उसमें। अब आगे क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति यथासंभव नहीं बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं है हम संभव करेंगे। यथासंभव मतलब हम संभव प्रयास करेंगे, ये नहीं कहते कि हम काम कर देंगे, नहीं हम प्रयास करेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे। इसका मतलब कोई अवयव है, इसमें कोई न दोष या गुण है। क्या है? आजन्म आदि। आजन्म देखिए आ है ना, आ यहाँ पे क्या है? अवयवी है। और यहाँ पे क्या है? यथा क्या अवयव है, ये यथा क्या है? अवयव है। और ये क्या है? प्रति क्या है? अवयव है। यहाँ पे क्या है? आजन्म। आजन्म से नहीं लगता है कि उसका नियत लगता है कि आजन्म ही खराब है या अच्छा है, वो इंसान जन्म से ही अच्छा है। आजन्म मतलब जन्म से ही, इसका मतलब जन्म से, कोई नहीं बोलते कि तू जन्म से ही बिगड़ा हुआ है, इस टाइप से। तो अगर इस टाइप का कोई शब्द आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसमें कोई दोष या गुण है। इसका मतलब क्या हो गया? अवयवी भाव समास। अवयव जिसमें प्रधानता होती है, जिसमें प्रथम पद क्या होते हैं? प्रधान होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अवयवी भाव। अब हमें नहीं लगता कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होगा। अब आगे क्या है? तत्पुरुष समास। वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सेनापति, राजपुत्र, राजकन्या, देशभक्ति आदि। क्या कहते हैं? तत्व पुरुष। देखिए यहाँ पुरुष लगा हुआ है ना, इसका मतलब वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। न बोलते हैं ये पुरुष का जो है ना अंतिम निर्णय जो होगा वही मान्य होता है। ये पुरुष का जो अंतिम निर्णय होगा वही मान्य होता है कि नहीं होता है?
तो क्या कहते हैं, वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान है। अब अभी में क्या था, प्रथम पद, और इसमें क्या है, अंतिम पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सेनापति, राजपुत्र, राजकन्या, देशभक्ति आदि। यहाँ पे क्या है, सेना और पति। अगर इसको हम खंड करेंगे तो क्या होगा, सेना का पति। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए किसका पति, तो सेना का पति, जिसको हम सेनापति कहते हैं। तो देखिए पति जो है इसका अंतिम पद प्रधान हुआ कि नहीं है, सेना तो है लेकिन सेना का पति कौन है, तो कोई व्यक्ति होगा, ये सेनापति है। तो पुरुष हुआ कि नहीं हुआ, वो कौन होगा, पुरुष ही होगा, मतलब सेना का पति। इसमें क्या है, ये पति शब्द जो है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये प्रधान है। जैसे राजपुत्र, क्या कहता है, कौन है रे, कहते कि राजपुत्र है, वो राजा का पुत्र है। तो आखिर अगर क्वेश्चन किया जाए किसका पुत्र है, तो क्या कहेगा, राजा का पुत्र है, कहेगा कि नहीं कहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, राजपुत्र। देखो राज तो है, राज तो होता है, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट इसमें है पुत्र, बहुत मायने रखता है भाई। राजा का पुत्र है तो मायने रखेगा कि नहीं रखेगा, वही है। राज तो है, पूरा मेरा राज है, लेकिन पुत्र है, आखिर इसका मतलब राजा का पुत्र है। तो बताइए यहाँ अंतिम पद प्रधान हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ क्या है, राजकन्या। आखिर ये कन्या किसका है, ये कन्या किसका है, राजा का है, राजकन्या। अगर क्वेश्चन किया जाए ये कन्या किसका है, तो क्या होगा, ये राज का कन्या, इसका मतलब राजकन्या। बोलते हैं ये कन्या कौन है, मतलब क्या, ये कन्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये अंतिम पद प्रधान है। राज तो है लेकिन क्या है, ये मूक आदमी जो है ना, राजकन्या, मतलब राजा का कन्या, मतलब बेटी हो, ये राजा का बेटी है। आगे क्या है, देशभक्ति। देशभक्ति में भी क्या है, ये पद है कि नहीं, भक्ति। देखिए देश तो है, देश तो हम सब का भी है, लेकिन देशभक्त कोई कोई होता है। इसका मतलब क्या, जो देश से ज़्यादा प्रेम किया, क्या होगा, देशभक्ति। तो क्या होगा, यहाँ पे भक्ति प्रदान हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका अंतिम पद प्रदान हुआ कि नहीं हुआ। तो आदि, यही इसका इस टाइप से अगर आए तो क्या होगा, तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आगे क्या है, कर्मधारय। देखिए इसका नाम में ही क्या है, कर्म धारय, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्मधारय समास, जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो उसे कर्मधारय कहते हैं। बताइए, न कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो देखिए क्या है, जैसा कर्म वैसा फल, मतलब कर्म और फल याद करना है। जैसा कर्म वैसा फल, इसका मतलब समान होगा, हम जैसे कर्म करेंगे उसके समान ही क्या होगा, फल मिलेगा। तो क्या कहते हैं, जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो। समानाधिकरण मतलब समानाधिकरण हो, जिसका समान अर्थ हो, जिसका समान अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय कहेंगे। जैसे पीताम्बर, अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पीत है जिसका अंबर, तो क्या होगा, पीताम्बर। हुआ कि नहीं हुआ। परमेश्वर, प्रम जोड़ ईश्वर, क्या हो गया, परमेश्वर। मुख जोड़ चंद्र, जिसका मुख चंद्र के जैसा हो, तो क्या होगा, समान अर्थ हुआ कि नहीं है, जिसका मुख चंद्र के जैसा हो, तो चंद्रमुख हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब इसका जो आगे वाला पद था उसका और इसका मीनिंग दोनों सेम में मिलता है, समानार्थी, मतलब जैसा कर्म वैसा फल। तो हो गया कि नहीं। पीत है जिसका अंबर, बोलते हैं कि उसका जो है ना वस्त्र क्या है, पीला है, तो पीताम्बर हो गया, जिसको हम कृष्ण को कहते हैं ना पीताम्बर। तो पीत है जिसका अंबर, तो समानार्थी हुआ कि नहीं हुआ, मतलब पीताम्बर हो गया। परम है, परम ईश्वर, क्या हो गया, परमेश्वर। जो परमात्मा, जो परम है वो क्या, ईश्वर है कि नहीं है, तो क्या हो गया, परमेश्वर हो गया। मुख चंद्र, मतलब जिसके चंद्र जैसा मुख हो, तो समान अर्थ हुआ कि नहीं हुआ। जिसका मुख चंद्र जैसा हो उसको हम क्या कहेंगे, चंद्रमुखी कहेंगे, ही नहीं कहेंगे, तो चंद्रमुख हो गया। इस टाइप से अगर कुछ भी आए, इस टाइप से अगर कोई वाक्य आए, इस टाइप से अगर कोई शब्द पद आए, तो आप उसको समझ जाएंगे क्या कि ये कर्मधारय है। तो कर्मधारय से पता चल गया, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। इसका मतलब बराबर बराबर हिस्सा में, समान हिस्सा में मिलेगा, तो समानार्थी। वह पद, वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त होने वाले पद समानार्थी हो उसे हम तत्पुरुष कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। और क्या होगा, पीताम्बर, परमेश्वर, चंद्रमुख, इस टाइप से
आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, कर्म धारा, इसका मतलब जैसा कर्म वैसा, जैसा करनी वैसा भरनी, होगा कि नहीं होगा। तो इस टाइप से आपको अगर आप याद करते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि हम आपको रटवाए, नहीं, आप समझिए इसको, ट्रिक बाय ट्रिक समझिए। क्यों हम रटेंगे, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, अगर समझ जाइएगा तो फिर बेड़ा पार ही है। अब आगे क्या है, बहुव्रीहि समास। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं, अगर आप 5 नंबर अगर आपको ज़्यादा मिलेगा तो सोचिए, जहां आप मान के चलते हैं कि अगर आप वहां पे कॉलेज टॉपर करने वाले थे और 5 नंबर सिर्फ कम हो गया और आपके जगह पे कोई और कॉलेज टॉपर हो गया, तो क्या आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आप खुद सोचिए। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप रट तो लोगे लेकिन वहाँ जाते जाते भूल जाओगे। इससे अच्छा रटने से पहले, रटना भी है लेकिन समझ समझ के रटना है, तब वो काम आने वाले हैं। तो क्या है बहुव्रीहि समास, किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुव्रीहि। नहीं आपको लगता है कि बहु, अगर इसको खंड करेंगे तो बहुव्रीहि मतलब बहुत कुछ हो सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। नहीं बोलते हैं कि अगर हम मेरा मूड खसका तो बहुत कुछ हो सकता है, वही है। यहाँ पे क्या कहते हैं, समास में आए पद को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नहीं कहते हैं कि अगर हम गुस्सा में आएंगे ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा कोई पता नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं अपना रूप में नहीं रहूँगा, दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाऊंगा। मतलब समास में आए पद, समास में जो पद आएगा उसको छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है, शेखर मतलब सिर पर, वो कौन हो गए, वो महादेव है। इसका मतलब जो समास में जो पद था ना, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर जिस पर, अब वो चंद्रशेखर क्या हो गए, चंद्रशेखर को हम क्या कहते हैं, महादेव कहते हैं ना। वो चंद्रशेखर को हम क्या कह दिए, महादेव। मतलब इसका जो चंद्रशेखर था ना समास पद, ये बदल गया। यहाँ कहते हैं कि समास में आए पद को छोड़कर, मतलब इसको छूट गया और दूसरे अन्य पदार्थ की प्रधानता हो गया, इसका मतलब महादेव का हो गया। चंद्र है शेखर, जिसके अब महादेव, पहले चंद्रशेखर था, बोला कि नहीं अब क्या हो गया, हम महादेव। चंद्रशेखर मेरा सिर पे आ गया तो क्या हो गया, हम देवों का देव नहीं है, उससे भी महादेव हो गए। पहले देव थे लेकिन चंद्र जैसे आ गया हमने महादेव हो गए, उसका नाम ही बदल गया महादेव। चतुरानंद, अब तो पहले क्या था, आनंद मतलब मुख था, लेकिन अब क्या हो गया, 4 गो हो गया। बोला कि अब हम ऐसे रहने वाले नहीं है, मेरा 4 गो मुंह हो गया, हम नाम चेंज करो। तो क्या हो गया, ब्रह्मा। पहले आनंद तो मुख था लेकिन 4 गो मुख हो गया तो उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया, ब्रह्मा हो गया उन्होंने। आगे क्या है, वीणा पानी, वीणा तो सब बजाता है लेकिन जिसके हाथ में हो, बोला कि कोई बात नहीं हम तुम लोग से अलग है, तो वीणा पानी मतलब सरस्वती जी। आगे क्या है, नीलकंठ, नील है कंठ, कंठ तो सबके पास था लेकिन क्या हो गया, नीला हो गया। उन्होंने क्या किया, अपना नाम ही चेंज कर लिया, उसको हम सब नीलकंठ कहना शुरू कर दिया, यानी कि शिव जी। इससे आपको याद रखना है कि बहुव्रीहि, कैसे याद करेंगे बहुव्रीहि, मतलब कि बहुत कुछ हो सकता है। बहुव्रीहि अगर गड़बड़ी होगा, अगर हमको गुस्सा आ गया तो बहुत कुछ हो सकता है। बताइए, यहाँ पे चंद्र आ गया सिर पे तो क्या किया, अपना नाम ही बदल दिया। चंद्रशेखर लोग पहले कह रहा था, अब लोग महादेव कहने लगा कि हे प्रभु मुझ पर क्षमा करो या दया करो, इस टाइप से। एक आंख मतलब क्या, आनंद मुख था, अब क्या हो गया, 4 गो हो गया, इन्होंने अपना नाम ही बदल दिया। मतलब वैसे समास जिसमें समास के जो पद होगा ना उसको छोड़ करके अन्य पद बन जाएगा, मतलब नाम जो है रियल नाम को छोड़ करके दूसरा नाम बन जाएगा, उस समास को हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। अब आगे क्या है, द्वंद्व समास। देखिए इसके नाम से नहीं लगता है कि द्वंद्व हो रहा है, इसका मतलब मारपीट हो रहा है। द्वंद्व हो रहा है मतलब दोनों युद्ध कर रहा है अपने आप में। द्वंद्व मतलब द्वंद्व का सवाल जैसे सामने आए, आपके माइंड में एक चीज घुसना चाहिए, इसका मतलब द्वंद्व हो रहा है, इसका मतलब लगता है कि अंदर अंदर मारपीट हो रहा है, दूसरे में युद्ध कर रहा है। देखिए यहाँ पे है कि नहीं,
वह समास जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बताइए, अगर लड़ाई झगड़ा कोई करेगा तो क्या होगा? सब वहाँ उपस्थित रहेगा, कोई फिरार हो जाएगा वहाँ से? नहीं ना, दोनों उपस्थित रहेगा तब लड़ाई होगा। कहते हैं कि वह समास जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व मतलब क्या होता है? युद्ध होता है ना। तो युद्ध कब होगा? जब एगो फिरार हो जाएगा तब, या भाग जाएगा तब? नहीं ना, दोनों सामने होगा तब। तो क्या कहते हैं? वह समास जिसमें सभी पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, अब भाई है और बहन हो गया, यहाँ पे क्या है? दोनों। और इसमें ये कमा को आप ध्यान में रखिएगा, ये कमा जो है ना, ये कमा जैसे ही आप देखिएगा, अब द्वंद्व मतलब युद्ध हो रहा लगता है कि अकेला तो कुछ होगा नहीं। अब भाई बहन है, छोटे छोटे है कि नहीं? जहाँ भाई है वहाँ तो बहन होगा ही, माता पिता। और ये चिन्ह आपको जहाँ पे देखे द्वंद्व वाला, उसमें टिकट करना है किसका? द्वंद्व का। मतलब दो आदमी यहाँ प्रेजेंट है, भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, खाना पीना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर इस टाइप का अगर आए तो उसको हम समझ जाएंगे द्वंद्व समास। मतलब जिसका दोनों पद प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब भाई भी है यहाँ प्रधान, और यहाँ क्या? बहन भी है, माता भी है और पिता भी है, दाल है, रोटी है। मतलब आपको नहीं लगता कि ये ऑपोजिट टाइप का है? भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, खाना पीना, जाना आना, इस टाइप का अगर आ जाए तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये द्वंद्व हो रहा है। मतलब दूगो है, दोनों पद प्रधान है, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु द्वंद्व समास कहेंगे। अब आगे है द्विगु समास। देखिए आपके इसमें, इसके नाम से नहीं लगता है कि द्विगु, बोलते हैं कि गिनो दुई, बोलते हैं कि दूगो, मतलब द्विगो, ऐसे बोलते हैं ना अपने देहाती भाषा में, दूगो। द्विगु समास, जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद मतलब पहले का पद क्या हो? संख्या बोधक, मतलब गिनने योग्य हो। संख्या कैसे? 1 2 3 4 5 10 11 12 है ना, ये क्या है? संख्या है ना, संख्या है। तो वही कह रहे हैं, जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद क्या हो? संख्या बोधक हो। इसका मतलब जिसको हम गिन सके, जिसको हम क्या कर सके? गिन संख्या, संख्या बोधक हो, उससे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ क्या है? पंचवटी, मतलब वटी मतलब रास्ता तो है, लेकिन क्या है? 5 गो है, 1 गो नहीं है। गिना गया ना, 1 2 3 4 5, 5 गो गिनती आ गया कि नहीं आ गया? तो पंचवटी हो गया, रास्ता तो है लेकिन 5 गो है। चौराहा, राह भी तो है, क्या है? 4 गो राह है कि नहीं है? 4 गो राह, मतलब यही रास्ता ही हुआ। तो क्या हो गया? चौराहा। मतलब देखो ये चौ मतलब 4 हुआ कि नहीं हुआ? चौ मतलब चौ में 4 हुआ, इसका मतलब गिनती आ रहा है ना। जिसका पूर्व पद संख्या बोधक हो तो चौ क्या हो गया? संख्या बोधक, मतलब चौ मतलब चौराहा, मतलब 4 राहों का बता रहे हैं। उसके बाद क्या है? पसेरी। पसेरी मतलब 5 किलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 5 किलो, 2 किलो, ऐसे पसेरी हो गया। त्रिलोकी, मतलब लोक तो है लेकिन क्या है? 3 है, त्रिलोकी। तो क्या है? त्रि मतलब 3 होता है कि नहीं होता है? पसेरी मतलब क्या होता है? 5 होता है कि नहीं होता है? और यहाँ क्या है? चौमासा। मास तो है, मतलब महीना तो है, लेकिन क्या है? 4 महीने का। तो क्या हो गया? चौमासा। यहाँ पे क्या है? त्रिभुवन। भुवन तो है लेकिन कितना है? 3 गो भुवन है, 1 गो नहीं, 3 गो। मतलब वैसे समास जिसके पूर्व पद संख्या बोधक हो, मतलब वैसे समास जिसको हम गिन सकते हैं, जिसके पद को हम गिन सकते हैं, जिसमें गिनती वाला पहले शब्द आए, उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। द्विगु मतलब द्विगो, मतलब गिनती करो, गिनती करो, याद रखना है। द्विगु मतलब द्विगो कह रहा है, इसका मतलब गिनती। तो प्रथम क्या था? समास के 6 भेद होते हैं। क्या क्या था? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, है कि नहीं है? बहुव्रीहि इस टाइप से 6 गो है। तो सबसे पहले क्या था? आप रिमेंबर कीजिए अपने आप में। सबसे पहले क्या था? अवयवी भाव, जिसके पूर्व पद अवयव हो, जैसे दिन, प्रतिदिन, आजन्म, यथाशक्ति, ये क्या होगा? अवयवी भाव समास हो गया। दूसरा क्या था? तत्पुरुष, जिसका जो है पूर्व नहीं अंतिम पद प्रधान हो। बोलते हैं ना कि पुरुष लोग का जो अंतिम निर्णय होता है वो मान्य होता है। तो तत्पुरुष जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जैसे राजा का पुत्र, राजकन्या, है कि नहीं है? कन्या, तो क्या अंतिम हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद क्या था? कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्म मतलब जैसा करनी वैसा भरनी, मतलब समान अर्थ में होगा, बराबर होगा। जितना कर्म करोगे उसी अनुसार से फल मिलेगा। मतलब वैसे समास
जिसके अर्थ समानार्थी हो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। समान अर्थ वाले को हम कर्मधारय कहेंगे। जैसे आपका नाम कुछ और है, लोग उसी नाम से कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे क्या होगा? याद कीजिए, जैसे क्या होगा? जिसके सर पर क्या हो? जिसके सर पे क्या हो? चंद्र हो, चंद्रशेखर कहते हैं ना, चंद्रशेखर। जिसके सिर पे चांद हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके पीत जो है ना, मतलब वस्त्र जो है क्या है? पीला है। जिसका नीलंबर बोलते हैं ना कि पीताम्बर। पीत जिसका अंबर, मतलब अंबर मतलब क्या हो गया? पीत अंबर पीताम्बर। जिसका जो है ना अंबर मतलब वस्त्र क्या होगा? पीत जैसा पीला हो उसको पीताम्बर कहेंगे। इस टाइप से अगर जहां आए समान अर्थ वाले उसको हम कर्मधारय कहेंगे। उसके बाद क्या है? बहुव्रीहि, मतलब बहुत अर्थ हो सकता है, एक नहीं। जैसे चंद्रशेखर, समास में आए पद को छोड़कर, बहुव्रीहि में क्या होगा? समास में आए पद को छोड़ दिए और दूसरा नाम अपना रख लिए कि नहीं हमको अब ये नहीं करना है, मेरा नाम ही चेंज कर दो। बोलते हैं ना, बोलते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि कहेंगे। अब द्वंद्व, इसका मतलब युद्ध हो रहा है, तो युद्ध वैसे होगा नहीं, दो व्यक्तियों में होगा। और इसमें आपको ये चिन्ह आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे भाई बहन, माता पिता, अगर इस टाइप से आगे तो द्वंद्व समास हो गया। अब आगे क्या है? द्विगु समास। जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होते हैं? संख्या बोधक हो, उससे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, पसेरी हो गया, त्रिलोकी, चौमासा, जिसमें गिनती का संख्या है उसको हम क्या करना है? द्विगु समास टिकॉट करेंगे। तो आशा करते हैं आज के क्लास से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं ना, तो ऐसे कितना आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, फिर भी आप इसको भूलने वाले नहीं है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझे। नहीं होता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले और लिख ले अपने कॉपी में। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। देखिए, अगर आपको जीवन में कुछ करना है ना, तो गहराई रूप से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से समझते नहीं हैं, अगर आप अच्छे से नॉलेज नहीं लेते हैं, अगर ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा अच्छे से, तो आप कभी भी धोखा खा सकते हैं। यहाँ आप शॉर्ट ट्रिक आजमाएंगे और वहाँ जाकर के वो ट्रिक काम नहीं किया तब। लेकिन अगर आप डीपली रूप से होगा, कितनों घुमा करके एग्जामिनर कितनों भी पूछेगा ना, फिर भी आप उसको बता सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपको अपने जड़ को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं समझ करके पढ़िए। और देखिए, अगर आपको कुछ करना है तब तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो आप लक्ष्य बनाए हैं ना, आप उस पर परिश्रम कर कीजिए, क्योंकि परिश्रम का फल कभी बेकार नहीं जाता है। आप मेहनत कीजिए। कभी कभी हाँ लगता होगा कि मतलब क्या होगा नहीं होगा, डर तो होता है, डर तो सबको होता है, लेकिन डर के आगे क्या होता है? जीत होता है। तो आप अगर आपको डर लगे ना, तो आप याद रखिएगा कि देखिए हम तो कर्म कर रहे हैं ना। जब हम कर्म कर रहे हैं तो डरना किस चीज़ का? सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है, फल तो किसी और के हाथ में है। तो जो मेरे हाथ में है ही नहीं उसके विषय में क्यों सोचना? अब जो मेरे हाथ में है उसके विषय में सोचना है ना। तो कर्म करना मेरे हाथ में है, इसका मतलब पढ़ना मेरे हाथ में है। तो जितना दिन रात जितना हो सके हम पढ़ेंगे। अरे कल होकर के ये समझ में तो नहीं आएगा ना कि हमने पढ़े नहीं थे इस वजह से ये हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में आना चाहिए कि हमने पढ़े थे फिर भी ये आ गया। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे ना, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक एवं कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाते हैं। बाकी जय हिंद।